सेल डीड और अगर लैंड रिकॉर्ड की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी प्रकार का जो एक तरह से सेल डीड है, ठीक है, तो ये जब तक जो जिसके पास सेल डीड होगा बाद में उसी का लैंड का जो यहाँ पर रिकॉर्ड है वो कायम होगा। तो जिसके पास सेल डीड नहीं है उसका लैंड रिकॉर्ड कहाँ से तैयार होगा? मैं आपको बता दूं कि जमीन लैंड का रिकॉर्ड कहाँ से आया? भविष्य में जो है जो जिसका सेल डीड बनेगा उसी का लैंड का इंफॉर्मेशन तैयार होगा। तो अब ये अगर समस्या ये है, ये कह रहे हैं कि सर आप मुझे एक बात बताइए, सेल डीड लैंड रिकॉर्ड दोनों में कौन सही है? लैंड रिकॉर्ड में माँ से बड़े बेटे ने नोटरी पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लिया है, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस में माँ बेटे को सेल डीड के माध्यम से प्लॉट बेचा है। आप कृपा करके मुझे ये बताइए कौन सा सही माध्यम है? देखें, सही माध्यम है यहाँ पर अगर माँ के नाम संपत्ति है, ठीक है, तो माँ जो है अगर किसी अपने बेटे को जमीन की अगर रजिस्ट्री कर दे, देखें माँ किसी को अपने बेटे को पैसे लेकर जमीन दे या बिना पैसे के दे, किसी एक को अगर माँ के नाम संपत्ति है तो वो संपत्ति माँ ट्रांसफर कर सकती है। अब माँ के नाम संपत्ति के बहुत सारे कारण होते हैं। अब अगर संपत्ति पहले पिता के नाम थी, बाद में वो माँ के नाम चला गया, बात को समझने का प्रयास करें कि जो संपत्ति है पहले पिता के नाम संपत्ति थी, अब वो संपत्ति किसके नाम से हो गया? माँ के नाम से हो गया। तो माँ के नाम अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उस पे कानूनी अधिकार की हम अगर बात करेंगे तो इसमें आप दावा पेश कर पाएंगे, इसलिए कि ये संपत्ति आपके पूर्वज का है, पैतृक का है, पिता का संपत्ति है जो माँ के नाम आया है। लेकिन माँ ने अगर कोई संपत्ति खरीदी है ना, तो माँ को पूरा अधिकार है, वो किसी को दे सकते हैं संपत्ति। रही बात अब आज सही माध्यम की, तो सेल डीड और लैंड रिकॉर्ड, देखें लैंड का तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन दर्ज है, ठीक है, लैंड का जो इंफॉर्मेशन है वो सेल डीड से ही तैयार होता है। रिकॉर्ड जो पूरा निकाला जाएगा, बनाया जाएगा, कहाँ से हो जाएगा? आपका कोई खतियान है, उसका एक इंफॉर्मेशन हो गया। सेल डीड है, उससे भी लैंड का इंफॉर्मेशन दर्ज किया जाता है कि अब जो है नया जो व्यक्ति है इसको खरीद लिया है, अब इस जमीन का मालिक कोई नया व्यक्ति है, तो उसका एक इंफॉर्मेशन जो है। तो रजिस्ट्री ऑफिस में अगर मान लेते हैं माँ अपनी जमीन, अपनी खरीदी, अपनी अर्जित जमीन अगर किसी को सेल डीड के माध्यम से देती है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब प्लॉट की बिक्री ही हुई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, माँ जो बेच रही है जमीन इधर उधर कर रही है, वो संपत्ति आपके पिता की है, वो संपत्ति आपके दादा की है, तब तो आप एक्शन ले सकते हैं, तब तो बेचने का ही अधिकार नहीं है। हमारे परदादा 3 भाई थे और जमीन जो है वो एक तरह से रहने का जगह जो होता है वह 15 कट्ठा था, और अभी जो हम लोग को मिलाकर वह जो है 2 कट्ठा मिला है। जो हमारे विपक्ष पार्टी है वह कागज नहीं दे रहे हैं और हमें पुराना खतियान निकाले, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो यहाँ समझ लें कि जो परदादा है, परदादा कितना भाई है? 3 भाई है, बात को आप समझ लें, ठीक है। और जमीन जो है, जमीन यहाँ पर 15 कट्ठा। अब एक देखें, अभी जो बचा है, मान लेते 2 कट्ठा मिला है, सबसे पहले 3 भाई हैं और जमा में जितनी जमीन है वो तीनों को बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। यानी 15 है तो 5 कट्ठा 5 कट्ठा 5 कट्ठा होगा। तो आप समझ लें कि आपके अगर आप जो आपके परदादा 3 भाई थे तो परदादा के जितने भी अंश होंगे, वंशज होंगे, उनको जमीन बराबर बटेगा, किसी भी हालत में बराबर बटेगा, नहीं तो आप कोर्ट से जो है उसके लिए पार्टीशन सूट कर सकते हैं। सवाल है, हेलो सर नमस्कार, 1905 का खतियान है वह हमारे पूर्वज के नाम है और उसके बाद जो सर्वे हुआ तो उसमें हम लोगों को जमीन नहीं मिला है अभी, है ना, जो कि 23 में सर्वे हो रहा है, उसमें 1905 का खतियान को आधार मानकर सर्वे किया जाएगा, तो 100% नहीं किया जाएगा। जो वर्तमान में एक तरह से यहाँ पर वर्तमान में जो सर्वे हुआ है ना,
तो हम लोगों को ज़मीन नहीं मिला। तो वर्तमान में अभी जो सर्वे हुआ, वर्तमान में ज़मीन जिसके नाम से कायम होगा, वह ज़मीन का जमाबंदी जिसके नाम से चल रहा होगा, ज़मीन का रसीद जिसके नाम से कट रहा होगा, वर्तमान में जो सर्वे होगा उसी के नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र होगा। 1905 के खतियान का अधिकार यहाँ पर अब आपको उस आधार पर ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, इसलिए कि 1905 के बाद अगर आपके राज्य में सर्वे हो चुका है जो है, तब बाद में जो ज़मीन आया है उसी को आधार माना जाएगा। इस बात को आप समझ लें। सवाल है सर मेरे पास ज़मीन है, उसका कागज़ नहीं है, और जिससे ज़मीन खरीदा है उसके पास भी कागज़ नहीं है, ज़मीन पर जो है कई वर्षों से हमारा कब्जा है। अब देखें, सीधी सी बात है, ये कागज़ ही नहीं है ज़मीन का तो क्या कर सकते हैं। कब्जा आपका बरकरार है, और जिसके पास वर्तमान में सारा वो डाटा निकाल लें कि ज़मीन किसके नाम से है, जिसके नाम से होगा, मान लेते हैं कोई तो मालिक उसका होगा, वो पता लगा लें, उसको जाके बोलें कि ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर दीजिए। ठीक है, अगर वो ज़मीन ढूंढने आता है तो अगर आप उस ज़मीन पर रहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लंबे समय से रह रहे हैं, आप भी कब्जा का दावा कर सकते हैं। लेकिन नहीं रहते हैं, अब जिनके नाम ज़मीन है वो किसी को बेच ही दे, वो ज़मीन को कब्जा कर ले, तो फिर आपके हाथों से ज़मीन जा भी सकती है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए यहाँ पर ज़मीन पर अगर आपका कब्जा बरकरार है, कागज़ नहीं है, तो इतना जो है यहाँ पर अब कागज़ तो किसी ना किसी के नाम पे तो होगा ही। आप जिससे खरीदे हैं, अब वो उसके नाम पर भी कागज़ नहीं है, तो इसका मतलब है वो गलत ज़मीन बेच दिया, तो उस कागजात के आधार पर तब तो आप फर्जीवाड़े में चले जाएंगे। ठीक है, हाँ, कब्जे के आधार पर एक अपना पोजीशन का दावा कर पाएंगे। सवाल है कि 2008 में प्लॉट लिया, मेरी रजिस्ट्री नामांतरण सब हो चुका है, मैंने दूसरे व्यक्ति से लिया है 2008 में, उस व्यक्ति ने 2005 में एक तरह से यहाँ पर ये कह रहे हैं मुख्तियार के पास जो भी है व्यक्ति यहाँ पर रजिस्ट्री करवा रखी है। 1990 में रजिस्ट्री वाले ने हमें 15 साल बाद नोटिस भेज नामांतरण रद्द कराने का कब्जा 15 साल से हमारे पास है, तो 2008 में खरीदे। अब अगर कोई उसी परिवार से, सीधी सी बात है, उसी परिवार से, उसी व्यक्ति से, जो ज़मीन का मालिक था उसी व्यक्ति से 1990 में अगर खरीदा है, उसके पास सेल डीड है, तो 2008 का मान्यता तो ऐसे ही रद्द हो गया है ना। नामांतरण तो रद्द होगा ही, साथ में वो रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं है, देखें अगर आपके हाथ से ज़मीन, मान लेते हमारा कानून यही कहता है जिसकी पहले रजिस्ट्री हुई है अधिकार उसी का होगा। एक बार अगर ज़मीन का मालिक सेल डीड कर दिया तो फिर वो या उसके वंशज दोबारा उस ज़मीन को नहीं बेच सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो वो गलत है। सवाल है सर मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है जो कि 1951 में खरीदे थे, सीओ थाना कुछ दबंगों ने मिलकर उस ज़मीन से 2 डिसमिल कब्जा कर लिया है ना, और मुखिया फंड से सरकारी सड़क बना दिया। जब हम सीओ के पास कब्जा हटाने का आवेदन दिए तो सीओ ने जमाबंदी कैंसिल करने का अपील कर दिया। देखें ये चीज़ है और इसके बारे में बताए भी थे। 1922 का खतियान है, रसीद भी हम कटा रहे हैं, हम क्या करें। देखें इसमें देखें सबसे बड़ी बात है ना, अगर सरकार से लड़ना हो तो कोई सब अधिकारी के पास आप जाएंगे तो वो क्या सरकार के खिलाफ जो है आप जा रहे हैं। रोड बन गया तो सरकारी रोड हो गया, तो सरकारी फंड से बना हुआ है ना। तो ये अब अगर रोड आपकी ज़मीन पे बन गया है तब सरकार से लड़ रहे हैं, तो सरकार से लड़ रहे हैं और सरकारी अधिकारी जो सरकार के ही अधिकारी हैं उनका सहयोग अगर आप चाह रहे हैं तो ये संभव ही नहीं है, ये नहीं मिलने वाला आपको। तो इसीलिए अगर आप सरकार से लड़ेंगे तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। आप उससे बेहतर है आप सिविल कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट में एक सिविल लॉयर से बात कीजिए, उनको बताइए कि आपकी ज़मीन है, निजी ज़मीन है, और उसके जो कागजात है उसको लेकर जाइए और उस पर जो है सड़क का निर्माण कर दिया। आपने ज़मीन उनको नहीं दिया है। सीधी सी बात यह है कि आपने ना तो ज़मीन सड़क को दान में दिया है और ना कोई भी उस सामने वाला व्यक्ति के पास लिखित रूप नहीं है कि किसी का रैयती ज़मीन है, किसी का निजी ज़मीन है और वो निजी ज़मीन में जो है बिना पूछे सड़क बना दे। सड़क छोड़ने का नियम है। आपको घर अगर बना रहे हैं, जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं, मकान है, तो अगर आपकी निजी ज़मीन भी है
तो आपको रास्ता छोड़ना पड़ेगा, इसके नियम हैं, ठीक है। और रास्ता जो है सभी के एक तरह से नियमानुसार सभी जो भी लोग हैं सभी के मेल से जो है सरकारी फंड से रास्ते जो है बनाए जाते हैं। तो इसलिए कि वो भविष्य में अब क्या होता है कि बहुत जगह आपके मकान का जो नक्शा है वो पास किया जाता है, ठीक है। और मकान का नक्शा जब पास होता है तो उसमें देखा जाता है कि आप देखें नगर निगम में, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में नहीं भी करवाते होंगे लेकिन नियम है ना, आप देखें नगर पालिका से जहां पास होता है तो वहां पर क्या होता है कि पास नक्शा तभी किया जाता है कि जब उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन बनाए गए, जो नियम बनाए गए, सारा कुछ फुलफिल करता हो, तभी पास होता, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है कि रास्ता कितना होना चाहिए, कितना छोड़ना है, किस प्रकार का आपका मकान का कंस्ट्रक्शन आप बना रहे हैं, आप जो मकान के लिए नक्शा बनवाए वो किस प्रकार का है, वो उस जगह के लिए सही है या नहीं है, वो सारा कुछ देखने के बाद पास किया जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।